नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट लॉइटरिंग मुनिशंस को लेके है। आप सभी ने देखा होगा पिछले कुछ सालों में लॉइटरिंग मुनिशन का डिमांड काफ़ी बढ़ गया है और बढ़ते हुए जंग के हालात के साथ साथ मॉडर्न आर्मीज की तरफ से रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन्स और लॉइटरिंग मुनिशंस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अब ऐसे ही पिछले एरो इंडिया शो के दौरान जब HAL की तरफ से और न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से अपनी कैट्स वॉरियर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसे गेम चेंजिंग डेवलपमेंट कहा जाने लगा, क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक वेपन नहीं बल्कि एक ग्रुप ऑफ वेपन्स थे जिनको सेपरेटली या एक साथ कोऑर्डिनेट अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इसमें अल्फा एस नाम की लॉइटरिंग मुनिशन भी शामिल था। तब इसको मेनली एमका में या तेजस की अलग अलग वेरिएंट्स में फायर करने के लिए डेवलप किया जा रहा था और खास करके तेजस मैक्स के साथ इसको कॉम्पैक्टेबल बनाने की कोशिश किया जा रहा था। यानी कि एरो इंडिया 2021 शो के दौरान जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो तब इसको एयरक्राफ्ट के साथ साथ और हेलीकॉप्टर के साथ कॉम्पैक्टेबल बनाने की बात की गई थी। लेकिन अभी मिली कुछ खबर के मुताबिक न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से अभी इसी सिस्टम के एक फोल्डिंग विंग वेरिएंट को बनाने का प्लान किया गया ताकि इसे कोई कैनिस्टर में फिट किया जा सके। जिससे होगा क्या कि वर्तमान जो इसको सिर्फ किसी फाइटर जेट से या ड्रोन से, हेलीकॉप्टर से फायर करने के लिए बनाया गया था, तो आगे चल के इसको ग्राउंड बेस्ड व्हीकल से या मैन पोर्टेबल सिस्टम से भी लॉन्च किया जा सकेगा। अब पहले बताया गया था कि अगर इससे हेलीकॉप्टर से या फाइटर जेट से फायर किया जाता है तो ये 120 से 150 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर सकता है। लेकिन जो मैन पोर्टेबल सिस्टम होने वाला है इसकी रेंज थोड़ी कम रहने वाली है, लेकिन इसकी एंड्योरेंस फिर भी 40 से 60 मिनट तक होने की बात की गई है। और इसमें एक हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक या थर्मोबैरिक वॉरेट को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनको बोथ एंटी टैंक या नॉर्मल रोल में जैसे कि दुश्मन के बंकर्स को उड़ाने में, हाई वैल्यू टारगेट को या पोजीशन को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बस फर्क इतना होगा कि इसको ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से फायर किया जा सकेगा और इनको हम एक स्वार्म ड्रोन की तरह भी इस्तेमाल कर पाएंगे। अगला अपडेट इंडियन नेवी की कैरियर बेस्ड फाइटर जेट की टेंडर को लेके। आप सभी जानते होंगे कि इंडियन नेवी की तरफ से अभी INS विक्रांत से ऑपरेट करने के लिए 27 नए फाइटर जेट्स को खरीदने के लिए प्लान किया गया है। इसके लिए अभी रफाल और F-18 में से किसी एक को सिलेक्ट किया जा सकता है और नेवी की तरफ से किए गए टेस्ट में रफाल M और F-18 दोनों ही टेक्निकल परफॉर्मेंस चेक को पार कर चुके थे। अब इसमें डिफेंस एक्सपो के दौरान दोनों ही कंपनी की तरफ से अपने अपने तरफ से भारत को ऑफर दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये था कि भारत अभी मैक्सिमम इंडियन सिस्टम को ऑपरेट करना चाहता है और जो भी फॉरेन फाइटर जेट को हम खरीदना चाहते हैं या खरीद रहे हैं उनमें भी इंडियन वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। अभी इसी का फायदा उठाने के लिए डसॉल्ट की तरफ से अभी रफाल में अस्त्र मिसाइल के अलावा स्मार्ट एंटी-एफएल वेपन यानी कि 100 जैसे वेपन सिस्टम को भी इंटीग्रेट करने के लिए भारत के साथ एक MOU को साइन कर दिया गया। अब देखा जाए तो F-18 के मुकाबले इस नेवल टेंडर में राफेल थोड़ा सा पीछे चल रहा था, तो यहाँ पर अगर राफेल में अभी इंडियन ओरिजिन वेपन्स को इंटीग्रेट करने के लिए क्लियरेंस मिल जाता है तो ये राफेल के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होने वाला था। इसके बाद अभी बोइंग की तरफ से भी इसी बात का अंदाजा लगा लिया गया था कि भारत दरअसल चाहता क्या है, तो इस वजह से उनकी तरफ से भी ये बताया जा रहा है कि अगर इस टेंडर में F-18 को सेलेक्ट किया जाता है तो इसमें भी वो सभी इंडियन ओरिजिन वेपन्स को इंटीग्रेट करने के लिए क्लियरेंस देने वाले। और बोइंग की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि अगर F-18 को भारत सिलेक्ट करता है तो वो इसको इंडियन नेवी की दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए कॉम्पैक्टेबल बनाने वाले। अब ये कैसे होने वाला है इसके बारे में कोई आइडिया फिलहाल के लिए नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो शायद बोइंग की तरफ से F-18 की विंग्स के साथ साथ इसकी नोज सेक्शन को भी फोल्डेबल या डिटैचेबल बनाने की कोई ऑप्शन पेश किया जाएगा, जिस वजह से इसको INS विक्रमादित्य के लिफ्ट में ऑपरेट किया जा सकेगा, वरना करंट कन्फिगरेशन के साथ इसको सिर्फ INS विक्रांत में ऑपरेट किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से, और अभी हम इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो रिसेंटली इंडियन आर्मी की तरफ से एक फ्रेश RFI को इशू किया गया था जिसमें 750 नए ड्रोन्स को खरीदने का प्लान किया गया और इन सभी ड्रोन्स को या रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट को हमारी पैरा SF की तरफ से ऑपरेट किया जाने वाला है। आप सभी जानते होंगे कि पैरा SF हमारी सबसे बेहतरीन स्पेशल फोर्सेस में से एक है और जो सर्जिकल स्ट्राइक भारत की तरफ से POK रीजन में किया गया था तो उसमें भी इन्हीं यूनिट की तरफ से उसको लॉन्च किया गया था।
अब उस दौरान भी भारत की तरफ से यूएवी का इस्तेमाल किया गया था और ऐसे ही सिस्टम को अभी बड़ी मात्रा में इंडक्ट करने के बारे में एक फ्रेश टेंडर को फ्लोट किया जा रहा है। अब ये जो टेंडर निकाला जा रहा है ये एक फर्स्ट ट्रैक टेंडर होने वाला है, यानी कि इसको फास्ट ट्रैक मोड में आगे बढ़ाया जाएगा और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने वाली है। इसमें से जो बेसिक स्पेसिफिकेशन है उसके मुताबिक इन सिस्टम को डे नाइट कंडीशन में ऑपरेट करना चाहिए और इनमें 3D इमेज स्कैनिंग सिस्टम होना चाहिए। अब जैसे कि स्पेशल फोर्सेस ज़्यादातर कॉवर्ट ऑपरेशन को करते हैं, तो ऐसे में जब भी हम दुश्मन के एरिया में घुसकर अटैक करने की प्लानिंग करते हैं तो हमें सबसे पहले दुश्मन की लोकेशन या हमारी ओवरऑल सिचुएशन अवेयरनेस को बेहतर करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इसी वजह से इन सिस्टम को भी खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जो कि हमारे स्पेशल फोर्सेस को किसी भी टारगेट तक अप्रोच करने से पहले और अप्रोच करते दौरान दुश्मन की एक्टिविटी पर सही तरीके से नज़र रखने के लिए मदद करने वाला, जिसके लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।